students. Today's I am going to discuss the lecture 2 of coordinate geometry, and in this lecture we will discuss about some basic properties of triangles, quadrilateral and section formula etc. मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन के पहले जो हमारे पास फंडामेंटल्स टॉपिक्स है ना, जो 10th और 9th से भी रिलेटेड है, वो सारे टॉपिक को पहले अच्छे से हम लोग कवर कर लेते हैं. रीजन बिहाइंड इट कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना बेसिकली हमारे पास फंडामेंटल जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसको अच्छा रखना है आपको. और स्ट्रेट लाइन साथ में लोकस, आई मीन फंडामेंटल, स्ट्रेट लाइन और लोकस, अगर ये तीन चैप्टर आपका बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया इन द सेंस कि बेसिकली आप उसमें स्ट्रांग हो गए, बेसिक आपके सारे अच्छे हो गए, तो गारंटी आपके पास जो सर्कल है, पाराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, बिल्कुल बहुत ही इजी लगने लगेगा. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं सिलेबस को. इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला बताया था, डिस्टेंस फार्मूले का थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट बताया था. एक बात जान लो कि डिस्टेंस फार्मूला से डायरेक्टली क्वेश्चन जेईई में तो आने वाला नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला आपके पास जो फॉर्मूला जो दिया हुआ है बहुत इजी है. तो लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला को कोरिलेट इस सेंस तरीके से करेगा ना, सच दैट कि वहां से क्वेश्चन भी पूछ ले आपसे. जैसे एक दो क्वेश्चन हमने इसके पहले क्लास में डिस्कस किया था ना, एक क्वेश्चन मैं और आपके पास बता दे रहा हूं. और बच्चों ये दो हमने होमवर्क आपके पास दिया था, याद करो बच्चों, वो दोनों होमवर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग था. दोनों होमवर्क को अच्छे से आई होप सो बनाए होंगे, और अगर नहीं बना होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा. इनफैक्ट मैं बता दूं कि हमारे पास जो मैंने जो यूट्यूब में चैनल अपना स्टार्ट किया है, वो फर्स्ट नहीं या सेकंड लेक्चर में, आई मीन टू से कि हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है. उस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो, टाइम मिलने पे मैं जरूर जवाब दूंगा. और यहाँ पे मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ जानबूझ कर रखेगी कि बच्चे लोग एक दो क्लास और अच्छे से प्रैक्टिस कर ले एक दो क्लास में. सो ओके, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में ही कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन को करते हैं. आइए लेके चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूले में. देखो बेटा, एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि इफ द पॉइंट्स A एंड B आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम H एंड B हैज द रैशनल कोऑर्डिनेट्स, देन AB का मेरे को वैल्यू पता करना है. आई मीन टू से A और B के बीच का डिस्टेंस पता करना है. तो A और B का डिस्टेंस को पता करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन बोला गया है उसके तरीके से हम लोग आगे बढ़े. सिंस H का डिस्टेंस A से एंड H का डिस्टेंस B से क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है. तो हमारे पास ये तो पता है, मेनली हम लोग का टारगेट है क्या, अल्फा का और बीटा का वैल्यू निकालना. तो अल्फा और बीटा हमारे पास दो वेरिएबल है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो इक्वेशन चाहिए. जबकि हमारे पास एच ए इक्वल टू एच बी करेंगे तो मेरे पास एक ही इक्वेशन मिलेगा. तो पहले हमारे पास एच ए इक्वल टू एच बी करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिलेशन आएगा. इनफैक्ट रिलेशन तो हमारे पास अल्फा और बीटा में ही आएगा हमारे पास, ध्यान दे रहा है ना. तो आइए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम लोग. तो एच ए स्क्वायर इक्वल टू एच बी स्क्वायर. तो यहां से बता सकते हैं ना कि h, लिसन टू मी, a दोनों का बीच का डिस्टेंस, तो मैं बोलूं 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट को होल स्क्वायर से हम लोग हटा सकते हैं. एच बी स्क्वायर, तो आप बताओ एच बी स्क्वायर बोले तो अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट को हमने इस स्क्वायर से हटा दिया. सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 2 माइनस 6 रूट 2 प्लस ये आ जाएगा 25 प्लस 5 माइनस 10 रूट 5, दैट इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 रूट 2 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 रूट 5, और ये आ गया बीटा. चलो इसको थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग कैलकुलेशन करते हुए. तो 9 प्लस 2 हो गया 11, 11 प्लस 5 हो गया 16, और 16 प्लस 25, तो 16 प्लस 25 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 41. तो ये हमारे पास 41 आ गया, और यहां से हम लोग बोलेंगे माइनस 6 रूट 2, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 10 रूट 5, दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहां से 2 प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 2 रूट 2 अल्फा माइनस 2 रूट 5, और ये बीटा आ गया. ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान दो सारे लोग, क्लियर है ना सभी बच्चों को. तो इस तरीके से कैलकुलेशन हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं. सारे को इस साइड ले आओ, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब यहां से देखो रूट 2 और ये रूट 2 में रूट 2 कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा.
ठीक है ना। अब ये हमारे पास √5 को इधर ले आएंगे, आई मीन -10 √5 को इधर ला करके √5 कॉमन कर लेते हैं, तो आ जाएगा 10 और ये माइनस हमारे पास आ जाएगा 2 बीटा। देख लो सारे लोग अच्छे से। और ये हमारे पास आ गया 41 को इस साइड लेके चले आएंगे ना, तो आ जाएगा -41 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 41 में से 7 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा बताओ, 44 प्लस 7 हमारे पास हो जाएगा, सॉरी 41 -7 करेंगे ना हमारे पास, तो -7 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 34। ठीक है, तो -34 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा सारे लोग अच्छे से समझना, यहाँ पे मेरे में अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन आ गया, और इनफैक्ट हमारे पास HA इक्वल टू HB कर रहे थे तो हमारे पास एक इक्वेशन ही बनता। ठीक है, बट हमारे पास वेरिएबल दो है, और यहाँ पर से कोई और क्लू दिया हुआ नहीं है। तो हाँ क्लू दिया हुआ है। क्लू क्या दिया हुआ है कि B हैज रैशनल कोऑर्डिनेट। तो B हैज रैशनल कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या हुआ कि अल्फा और बीटा का वैल्यू जो हमारे पास होना चाहिए वो रैशनल होना चाहिए। तो आप बताओ, तो हमारे पास अल्फा और बीटा को रैशनल होने के लिए जरा ध्यान देना, 6 हमारे पास रैशनल है, बढ़िया समझना। अल्फा रैशनल होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रैशनल होगा, और रैशनल माइनस रैशनल रैशनल। तो रैशनल कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा को रैशनल होने का मतलब यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू, हमारे पास मैं बोल देता हूं क्यू इज स्टैंड फॉर रैशनल। तो रैशनल होने का मतलब क्या है, 6 - 2 अल्फा को 0 होना पड़ेगा, एंड 10 - 2 बीटा को 0 होना पड़ेगा। क्यों, समझ में आ रहा है। तो यहां से हमारे पास अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 3, यहां से बीटा इक्वल टू कितना आ गया 5। तो देख लो अल्फा और बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 3,5, और हमारे पास ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो 3,5। देयरफॉर ए बी हमारे पास कितना हो जाएगा, तो दोनों तो सेमी पॉइंट है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास 0। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो यहां से आपको ना ऑब्जर्वेशन लेकर चलना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल 2 है और इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन जो 1 आया ना, उस इक्वेशन के बाद इक्वेशन को निकालने के बाद वहां पे थोड़ा ऑब्जर्व कर लो कि और क्या क्या यहां पर से हम लोग कर सकते हैं काम। ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला में जब भी क्वेश्चन आने का चांस होगा तो कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा कि इक्वेशन 1 और वेरिएबल 2 हमारे पास दे दिया जाए और वहां से उस वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने की बात कर दे। ठीक है, तो आइए इस पे बेस्ट 1-2 क्वेश्चन लिख लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखा देता हूं होमवर्क में, अच्छे से कर लेना आप लोग। क्वेश्चन लिख लो बेटा अपन, लेट n be the number of points having rational coordinates। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन में दिया at a fixed distance from the point 0, √3। तो हमारे पास बोला गया है कि n का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू ग्रेटर देन 2, n का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, n इज लेस देन और इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1। मैं आंसर भी दे दे रहा हूं, n इज लेस देन और इक्वल टू 2, ताकि आपको बनाने में कोई ज्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, अब आइए लेके चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि डिस्टेंस फार्मूला से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पास नहीं देगा। डिस्टेंस फार्मूला से अगर क्वेश्चन देता है ना तो याद रखना कि वेरिएबल 2 देगा, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में एक ही इक्वेशन हमारे पास है कि t इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो वेरिएबल 2 से रिलेटेड देगा ना तो वहां पे ऑब्जर्वेशन आपको लेकर चलना पड़ेगा, इट शुड बी रिमेंबर। तो आइए इसके बाद हम लोग लेके चलते हैं सम फंडामेंटल ज्योमेट्री। ध्यान दो सारे लोग, ज्योमेट्री में ना सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना ट्रायंगल के बारे में। बिल्कुल, ट्रायंगल तो हम लोग कि यो 5-6 स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं। ट्रायंगल होता क्या है, तो बोलते हैं 3 साइड्स का क्लोज फिगर। कोई भी हमारे पास पॉलीगन जो 3 साइड्स से क्लोज हो, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ 3 to 4 स्टैंडर्ड का डेफिनेशन। बट हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल की बात करेंगे, मतलब कि 9th स्टैंडर्ड की बात करेंगे। हम लोग बोलते हैं ना द सम ऑफ a smaller 2 sides must be greater than third side। It should be remember कि 2 स्मॉलर साइड का जो सम होना चाहिए ना वो थर्ड से बड़ा होना चाहिए ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए। तो इस डेफिनेशन को अगर प्रॉब्लम में यूज करना चाहूं तो कैसे यूज करूंगा, तो बिल्कुल आसान है। जब भी आएगा तो कुछ पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन देगा, जैसे हमने एग्जांपल में लिख दिया
आपके पास ये ए बी सी एक ट्रायंगल लिया, ये साइड हमने ए ले लिया, ये साइड a+1 ले लिया और ये 5a+7 ले लिया, ठीक है। जहां पर a का वैल्यू ग्रेटर देन, मैं 0 की बात कर रहा हूं, तो मैंने बोल दिया कि इफ a+1 एंड 5a+7 आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द वैल्यूज ऑफ a, आई मीन टू से फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, मतलब कि जस्ट मेरे को a का वैल्यू ढूंढना है। तो हम लोग के पास, ध्यान दो सारे लोग, ये तीनों ट्रायंगल का साइड्स है। अगर हम लोग इस डेफिनेशन को यूज करें, द सम ऑफ अ स्मॉलर टू साइड, तो स्मॉलर टू साइड्स आई मीन टू से क्या, a और a+1 इज ग्रेटर देन 5a+7, तो यहां से बोल सकते हो ना 2a+1 इज ग्रेटर देन 5a+7। 2a को इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a इज लेस देन 7 को इस साइड ले आओ तो आ जाएगा -6, आई मीन टू से a इज लेस देन -2। और क्वेश्चन में बोला गया है a इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर a बिलोंग्स टू हमारे पास क्या बोलेंगे 5। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है a इज ग्रेटर देन 0। व्हाट डज इट मीन बाय दिस? इट मींस ओनली दैट कि हमारे पास a का किसी भी वैल्यू के लिए ये a+1 और 5a+7 ट्रायंगल का साइड नहीं होगा, सच दैट a का वैल्यू ग्रेटर देन हम लोग 0 माने। तो a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्यों ले रहे हो? क्योंकि यार ये तो ये हमारे पास लेंथ है ना, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो a का वैल्यू तो आपको फिक्स करना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। इज इट क्लियर नॉट? तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि क्वेश्चन का हमारे पास a बिलोंग्स टू हमारे पास 5 आया, बट क्वेश्चन का वे क्या है बनाने का, आई मीन टू से कि इस डेफिनेशन को प्रॉब्लम में यूज कैसे कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आ ही रहा होगा सबको, राइट ना। लेकिन किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर यहाँ पर साइड का लेंथ हमारे पास पता था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसलिए आपने बोल दिया। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि साइड का लेंथ आपके पास पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा साइड का लेंथ बड़ा और कौन सा साइड का लेंथ छोटा है। जैसे सपोज करो अगर हमने क्वेश्चन में आपके पास ये दे दिया होता, जस्ट लिसन टू मी, ए बी सी ट्रायंगल का साइड का लेंथ दे रहा हूं a² - 2a+3, 2a² - a+5, और ये मैंने दे दिया a² - 3a+1 आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। जस्ट लिसन टू मी, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। अब जरा तुम बताओ कि कौन किस साइड से, कौन साइड किस से बड़ा है, क्या कुछ कह सकते हैं यहां पे? क्या बड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे हमको, है कि नहीं है? तो इसके लिए ट्रायंगल का सेकंड डेफिनेशन को लेकर चलेंगे, ये डेफिनेशन फर्स्ट और ये डेफिनेशन सेकंड लेकर चलेंगे कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब जरा ध्यान देना, द सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, आई मीन टू से कि यहां पे पेयरिंग कर दो दो का, कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा, और हम लोग बारी बारी से इन इक्वेशन को सॉल्व करके सबका इंटरसेक्शन ले लेंगे, सब में कॉमन ले लेंगे। जैसे आप यहां पे बताओ सारे लोग कि इसमें द सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, मेरे को पता नहीं कौन किससे बड़ा है, तो कोई इश्यू नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, ध्यान देना सारे लोग, कि एक बार ले लेते हैं हम लोग a² - 3a+1 प्लस a² - 2a+3 इज ग्रेटर देन दिस वन ले लेता हूं, आई मीन टू से ac 2a² - a+5, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। ध्यान देना सारे लोग। उसी तरीके से हम लोग लेते हैं कि bc + ca इज ग्रेटर देन ab, आई मीन टू से कि a² - 2a+3 प्लस 2a² - a+5 इज ग्रेटर देन a² - 3a+1। उसी तरीके से लेता हूं मैं कि ca + ab इज ग्रेटर देन bc, आई मीन टू से कि 2a² - a+5 प्लस a² - 3a+1 इज ग्रेटर देन, मैं ले रहा हूं यहां पे कि a² - 2a+3। अब तुम लोग एक बात बताओ कि क्या इसको सॉल्व करते हुए, आई मीन टू से साइन स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हुए a का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से भी a का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से भी a का वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन स्कीम, और लास्टली हम लोग ले लेंगे फर्स्ट इंटरसेक्शन थर्ड इंटरसेक्शन, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड, जो भी आएगा हमारे पास वो फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं ना कि ट्रायंगल का जो डेफिनेशन आप पढ़ते हो, उस डेफिनेशन का यूज करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। और इनफैक्ट ट्रायंगल ही क्या, ट्रायंगल ही क्यों, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी टर्म के डेफिनेशन के बारे में अगर आप पढ़ते हो, चाहे वो टर्म फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो, अगर उसके डेफिनेशन को यूज करने का तरीका अगर आपने सीख लिया, तभी डेफिनेशन को सीखने में मजा है, तभी डेफिनेशन को सीखने में फायदा है। तो जब भी डेफिनेशन को आप पढ़ते हो, सीखते हो, तो उसको यूज करने का तरीका क्वेश्चन में जरूर सीखा करो कि कैसे उसको प्रॉब्लम में यूज करेंगे।
एनीवे तो मुझे उम्मीद है कि हमारे पास बोल सकते हैं कि जो सेकंड डेफिनेशन जो हमने दिया, द सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, और जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन दिया, द सम ऑफ स्मॉलर टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन फर्स्ट साइड, तो सॉरी द सम ऑफ स्मॉलर टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है ना, वो सेकंड डेफिनेशन का स्पेशल केसेस है, स्पेशल केस है। इज इट क्लियर नॉट? फील भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट डेफिनेशन का भी क्वेश्चन हम लोग, आई मीन फर्स्ट डेफिनेशन पे बेस्ड जो हमने क्वेश्चन दिया था ना, वो सेकंड डेफिनेशन से भी बना सकते थे, है कि नहीं है। मतलब सेकंड डेफिनेशन, ये याद रखना कि सेकंड डेफिनेशन से क्वेश्चन हम लोग इन जनरल उसी को बनाएंगे, उसी वैसा ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास साइड का लेंथ पता ना चल पाए, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? अब देखो इस डेफिनेशन को प्रॉब्लम में और अगर अच्छे से यूज करना है तो इसको थोड़ा सा दूसरे टॉपिक से लिंक करो, दूसरे टॉपिक से, लाइक अलजेब्रा से, कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और मजेदार क्वेश्चन बन जाता। जैसे अगर हमने क्वेश्चन में ये बोल दिया, बढ़िया से समझना सारे बच्चे, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन जीपी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, then find the range of common ratio of the GP। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारे पास एक ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी, ठीक है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन जीपी, तो हमारे पास तीन नंबर, तीन साइड्स जीपी में लेना है। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास ए बी को ए मान लिया, ये ए आर मान लिया और ये ए आर स्क्वायर मान लिया। क्या कोई दिक्कत किसी को? जहां पर मैं मान कर चलूंगा कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्यों? साइड का लेंथ है। अब तुम बताओ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कि तीनों हमारे पास ट्रायंगल का साइड है, तो ट्रायंगल का साइड है तो हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें सच दैट कि आर का वैल्यू निकल जाए? तो बोलोगे सर साइड, आई मीन टू से ट्रायंगल का डेफिनेशन यूज करते हैं और मेरे को पता नहीं कौन सा साइड बड़ा होगा कौन सा साइड छोटा होगा, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा आर के वैल्यू पर। तो इनफैक्ट आर का वैल्यू ही में हम लोग को निकालना है। तो आप बताओ द सम ऑफ स्मॉलर टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड से हम लोग फिल कर सकते हैं। तो बोलोगे सर वो कैसे? तो मैं बोलूंगा कि आर का वैल्यू मेरे को आप पता है, आर का वैल्यू क्या 0 से 1 के बीच में होगा या आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो मैं केस फर्स्ट ले लेता हूं यहाँ पे, इफ आर इज ग्रेटर देन 1, तो आप बताओ आर इज ग्रेटर देन 1 होगा तो सम ऑफ स्मॉलर टू साइड तो हमारे पास a प्लस ए आर हो जाएगा ग्रेटर देन ए आर स्क्वायर। तो ए कॉमन करके कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास 1 प्लस आर ग्रेटर देन आर स्क्वायर, आई मीन टू से कि आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज लेस देन 0। मेरी बात को अच्छे से समझना, ये फर्स्ट ले लिया और ये हम लोग सेकंड ले लेंगे, और सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। अगर हमने मान लिया फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड निकालोगे तो आ गया ए, इसको बड़े आराम से साइन स्कीम से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो। आपको मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा, समझ में आ रहा है ना? ओके। और उसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे कि अगर आर का वैल्यू हमारे पास 0 से 1 के बीच में लाई किया, तो आर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो अंडरस्टूड है हमारे पास कि ये वाला जो वैल्यू हमारे पास लेके चलेंगे ए आर स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो सबसे छोटा होगा एज कंपेयर टू ए और ए आर। तो हम लोग यहां से बात करेंगे कि ए आर स्क्वायर प्लस ए आर इज ग्रेटर देन ए, यहां से भी कॉमन करके कैंसिल कर सकते हो ए, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको हम लोग मान लेते हैं थर्ड और इसको हम लोग मान लेते हैं 4। अब तुम एक बार बताओ कि आप 4 को सॉल्व करके साइन स्कीम से सॉल्व करते हुए क्या आर का वैल्यू निकाल सकते हैं? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग फाइनली हम लोग थर्ड और 4 में इंटरसेक्शन ले लेंगे ना, थर्ड इंटरसेक्शन 4 जो भी आएगा उसको हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए बी। मेरी बात को ध्यान देना, तो जरा सोचो प्रैक्टिकली, या तो आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या फिर आर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। आई मीन टू से कि फाइनली हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी। यूनियन क्यों? क्योंकि आइदर हमारे पास आर का वैल्यू 1 से बड़ा या फिर आर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो आइदर या और का केस बनेगा। इसका मतलब कि यहां से आप आंसर निकालो, यहां से आंसर निकालो और लास्ट में दोनों का यूनियन ले लो। तो मेरा इंटेंशन यहाँ पे बताने का, इस क्वेश्चन को बताने का ये नहीं है कि हमारे पास की ट्रायंगल का डेफिनेशन जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो। मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये है कि हमारे पास ट्रायंगल के डेफिनेशन के साथ साथ हमारे पास थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी यूज कर लिया हम लोग, है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल।
और एक बात बताओ, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के जानने से पहले, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में जानने आई मीन इन करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और हम लोग कर सकते हैं ट्रायंगल में, बड़े मजेदार क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आईआईटी में बहुत पहले आ चुका है और उस पे बेस्ड क्वेश्चन आईआईटी अभी पूछ भी रहा है, ठीक है। जैसे अगर हमने क्वेश्चन में ये कह दिया, ध्यान देना सारे लोग, देखो बेटा ट्रायंगल से ना बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसको आप इस क्वेश्चन को चाहो तो आप ऑब्जर्वेशन के तरीके से भी बना सकते हो, आई मीन टू से 9th के कॉन्सेप्ट को यूज करके भी आप बड़े आराम से बना सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन अभी जेई में पूछ भी रहा है। जैसे हमने क्वेश्चन में ये दे दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, ब्रैकेट में लिख दिया इंटीग्रल पॉइंट्स के बारे में कि पॉइंट बोथ कोऑर्डिनेट्स शुड बी इंटीजर, मतलब ऐसा पॉइंट्स को हम लोग इंटीग्रल पॉइंट्स बोलेंगे जिसके दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर हो, एक्स और वाई, ठीक है। एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 0 21 0 एंड 0 21, मतलब एक ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दिया हुआ है और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के हेल्प से पता लगाना है कि ट्रायंगल के अंदर कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर होंगे। तो इसको आप 9th के बेसिस पे भी बना सकते हो बड़े इजी वे में। जैसे आप इस तीनों पॉइंट को अगर मैं दिखाऊं ट्रायंगल में ज्योमेट्री में, तो जरा सोचो कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया, ये हमने 0 0 ले लिया ऑरिजिन, ये हमने ले लिया ए, इसका कोऑर्डिनेट ले लिया 21, 0 और ये ले लिया हमने बी, इसका कोऑर्डिनेट ले लिया 0, 21। तो ट्रायंगल कुछ हमारे पास कुछ ये बन रहा है, ध्यान देना बेटा, ओ ए बी ट्रायंगल हमारे पास बन गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर मेरे को पॉइंट्स ढूंढने हैं सच दैट कि उसका कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हो जाए। तो इसको तुम इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो थोड़ा सा, आई मीन रफली अगर मैं थोड़ा देखना चाहूं तो फिगर का कहने का सेंस क्या है, ये 21, 0 है, ये 0, 21 है, ठीक है। तो हमने P एक पॉइंट मान लिया P जो ट्रायंगल के अंदर है, जिसका h और k दोनों का कोऑर्डिनेट, h और k दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, आई मीन तो से कोऑर्डिनेट मान लिया h और k। तो ये P का कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है, तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा फील करेंगे आप। तो आप बताओ, अगर मैं x कोऑर्डिनेट 1 लिया, y कोऑर्डिनेट भी 1 लिया, तो हमारे पास इस P पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 1 होगा, ट्रायंगल के अंदर है। उसी तरीके से x कोऑर्डिनेट 1 लिया, y कोऑर्डिनेट 2 लिया, तो ये इसके ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट हुआ उसका कोऑर्डिनेट 1, 2 हुआ, 2 पॉइंट मिला। तो वैसे करते करते कितना पॉइंट्स हमारे पास ऐसा मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हो और वो ट्रायंगल के अंदर हो। तो हम लोग अगर इस तरीके से लेके सोचना सोचना अगर स्टार्ट करें ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। तो बेटर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मतलब मैं ये बोलना चाहूं, ध्यान देना कि अगर मैं बी से एक लाइन प्लॉट करता हूं जो x के पैरेलल हो, इस तरीके से प्लॉट करता हूं ना मैं कि हमारे पास O A B और इसको मैं मान लिया C, इसका कोऑर्डिनेट तो 21, 21 होगा, क्यों, x कोऑर्डिनेट 21, y कोऑर्डिनेट 21, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तो ओरिजिन से x एक्सिस में 21 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और y एक्सिस में 21, तभी हमारे पास 21, 21। तो इस तरीके से मैं बोल रहा हूं O A B C हमारे पास एक स्क्वायर बन गया। अब तुम एक बात बताओ कि इतना पक्का है कि जितना पॉइंट्स हमारे पास इस ट्रायंगल में होगा उतना ही पर्टिकुलर पॉइंट इस ट्रायंगल में होगा, बाय सिमेट्रिसिटी, राइट और नॉट, क्लियर नॉट। एनीवे, तो आप समझो जरा, मेरी बात को ध्यान देना। अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूं यहां पे, तो पक्की बात है कि यहां से अगर मैं बोलूं कि इस ट्रायंगल पे चाहिए, आई मीन इस लाइन पे चाहिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो मैं ऐसा लूं ये पॉइंट सच दैट कि x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू हम लोग को लेना पड़ेगा 20। क्यों 20? क्योंकि मेरे पास इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लाई करने का मतलब है कि x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 21 होना चाहिए। ध्यान देना कि हमारे पास ये 21 कहने का मतलब क्या है, देखो ना 21, 21, x 21, y 21। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा, इसका मतलब है दोनों का जो समेशन होना चाहिए x और y कोऑर्डिनेट, उसका समेशन का वैल्यू 21 होना चाहिए। तो अगर मैं x का कोऑर्डिनेट 1 लेता हूं तो पक्की बात है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं ले लूंगा आपके पास 1, हमारे पास कितना जाएगा 20। तभी तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट 1 लिया मैंने, तो y कोऑर्डिनेट 20 लेंगे तो 1 + 20 = 21। आई मीन टू से ये वाला पॉइंट जो होगा हमारे पास ये 20 होगा, है कि नहीं है। अब जरा तुम सोचो कि अगर x कोऑर्डिनेट अगर हमने 2 लिया तो इसी लाइन पे मेरे को अगर पॉइंट चाहिए, बढ़िया से ध्यान देना, इस लाइन पे पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, तो 2 लिया तो ये 19 लेना पड़ेगा। आई मीन टू से कि ये हमारे पास हो जाएगा 19, ध्यान देना है। तो इसी तरीके से अगर हमने ये 3 ले लिया तो 3 ले लिया और इस लाइन पे लेना चाहते हो आप, तो इस लाइन पे लेने का मतलब है कि 3 हमने ले लिया तो इसको लेना पड़ेगा हमारे पास कितना 18।
तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये हमारे पास जो गया हमारे पास 18 हो गया। तो वैसे ही आगे शिफ्ट कराते चले जाओगे तो अगर मैं बोल दूं कि सर ये 20 हो गया ना, तो ये कितना लेना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा 1, तो क्यों 1 + 20 21। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पॉइंट बोलेंगे 20 कॉमा कितना 1। ध्यान दे रहे हैं, क्लियर है सभी को। तो तुम एक बात बता सकते हो कि इस स्क्वायर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स कितने चले जाएंगे। तो तुम बताओ कि हमारे पास x का वैल्यू 20 जाएगा, x का वैल्यू 1 से लेकर 20 तक जाएगा। उसी तरीके से y का वैल्यू हमारे पास, ध्यान देना, y का वैल्यू अगर बात करेंगे तो y का वैल्यू ये 1 से लेकर y का वैल्यू हमारे पास कहां तक जाएगा, 20 तक जाएगा। तो x का वैल्यू 20 एंड y का वैल्यू 20। तो एंड करने का मतलब हमारे पास है 20 × 20, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा सा आपको मान के चलना पड़ेगा कि थोड़ा सा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है हमारे पास, कि हमारे पास दो इवेंट इस तरीके से काम कर रहा है कि a एंड b दोनों एक साथ अगर काम करेगा ना, तो एंड में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल पार्टिसिपेट करता है। और वैसे भी प्रैक्टिकली जरा सोचो ना तुम कि हमारे पास की x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम जाएगा 20, y कोऑर्डिनेट जाएगा 20, तो 20 × 20 बोले तो 400। तो मैं यहां से मैं बोल सकता हूं कि therefore total number of integral points lying inside the square OABC equal to 20 × 20 बोले तो हमारे पास आ गया 400, है ना। अब उस 400 में हमारे पास वो सारे पॉइंट्स आ गए जो इस स्क्वायर के अंदर हो गया। तो इस स्क्वायर के अंदर हो गया कहने का मतलब क्या है कि वो हमारे पास इस लाइन पे भी आ गया उस 400 में। तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि उस 400 में जो इस लाइन पे आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वो सारे पॉइंट्स को। तो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स आएंगे आप बता सकते हो। तो मैं बोलूंगा यहां से देखो ना जरा सा, तुम प्रैक्टिकली सोचो ना, 1, 20, 2, 19, 3, 18 से करते करते कहां तक गया 20, 1। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारे पास नाउ द टोटल नंबर ऑफ points lying on the line AB is, तो लाइन ऑन द लाइन AB इज कितना बताओ 120, 22, 19, 3, 18, तो 1, 2, 3, 4 अप टू 20। तो मैं बोल सकता हूं ना कि हमारे पास टोटल नंबर लाइन ऑन द लाइन AB इज 20। आर कर लो, आर 20। तो क्या आप बता सकते हैं ना कि therefore the total number of points lying inside the triangle OAB equal to, आप बताओ OAB करो या फिर आप ट्रायंगल ABC करो, इसके अंदर बोलो या इसके अंदर बोलो, बात तो बराबर ही है। तो मैं ऐसा बोलूं कि 400 में से अगर मैं 20 को माइनस कर देता हूं तो हमारे पास जो पॉइंट्स आए जिनके कोऑर्डिनेट इंटीजर्स होंगे वो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों के बीच में, दोनों ट्रायंगल में आ गया एक्सक्लूडिंग दिस वन लाइन। तो मैं 400 माइनस 20 करके डिवाइडेड बाई मैं 2 कर देता हूं। 2 करने का मतलब क्या है, चाहे इस ट्रायंगल में ले लो चाहे आप इस ट्रायंगल में ले लो। इज इट क्लियर नॉट। तो मेरे को ट्रायंगल OAB में चाहिए तो हमारे पास, या फिर ट्रायंगल ABC में चाहिए, बात तो बराबर ही है। तो बाई सिमेट्रिसिटी हमारे पास जितने पॉइंट्स इसमें होंगे उतने पॉइंट्स इसमें होंगे। तो यहां से बोलने का मतलब क्या हो गया 380/2 बोले तो 190। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, कोई डाउट है। तो आइए इसको एक और मेथड से मैं बता देता हूं। जो सेकेंड मेथड बताना चाह रहा हूं ना उसको आप थोड़ा अच्छे से लर्न करना, ध्यान देना। मेथड तो आपके पास जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना उसको कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखा दो, 0,0, 21,0 और ये 0,21। हमने P पॉइंट मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट H, K मान लिया। H और K का वैल्यू इंटीजर में मान के चल रहा हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। H और K बिलोंग्स टू I, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर हमारे पास है। तो H का जरा सोचो ना, H का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहां तक जाएगा। H बोले तो X कोऑर्डिनेट, तो X कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कहां तक जाएगा 21 नहीं 20 तक। तो मैं ऐसा बोलूं 20 तक जाने का मतलब मैं ऐसा बोल दूं क्या कि H इज लेस देन 21। 21 से लेस करने का मतलब ये है कि 21 से लेस करने का मतलब 20.9999 में 20.9 का रेकरिंग नहीं, मुझे H का वैल्यू और K का वैल्यू इंटीजर्स चाहिए। तो H का वैल्यू मैं 20 या 20 से छोटा
तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ ना कि एच इज लेस देन 21, तो उसी तरीके से हमारे पास के का वैल्यू लेस देन 21 होगा। और इस दोनों को अगर मैं ऐड करूं ना, तो जनरली बच्चे ऐड करेंगे तो लेस देन बोल देंगे 42, तो लिटरली अगर मैं ऐड करूं तो लेस देन 42 होगा मैथमेटिकली, बट इसको मेरे को ध्यान में नहीं रखना है, एच प्लस के इज लेस देन 21 ही रखना है, ये समझना, नोट कर रहा हूं मैं इसको। रीजन बिहाइंड इट, जरा सोचो ना कि एच प्लस के लेस देन 42 करते हो आप, तो लेस देन 42 कहने का मतलब क्या है कि अगर एच का वैल्यू 1 लिया आपने और के का वैल्यू 22 भी लिया, तब भी तो 1 प्लस 22 इज लेस देन 42 हुआ, जबकि के का वैल्यू मैक्सिमम जो जाएगा, के का वैल्यू वो 20 तक ही जाएगा, तो 20 तक जाएगा ना, तो इसको आप इस तरीके से ही लेकर चलो कि h इज लेस देन 21, k इज लेस देन 21, तो h प्लस k इज लेस देन 21 ही होंगे, 21 से ज्यादा नहीं जाएगा। इट शुड बी रिमेंबर, क्यों? क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकली और बाय ज्योमेट्री दोनों अगर साथ में लेके चलेंगे ना, तो h प्लस k का वैल्यू लेस देन 21 ही जाएगा। अब यहां से बड़े आराम से बोल सकते हो कि h प्लस k लेस देन 21 हुआ, तब जरा सोचो कि अगर हमने h का वैल्यू 1 लिया, मेरी बात को अच्छे से समझना, h का वैल्यू कम से कम तो 1 लेके ही चलेंगे, ठीक है? तो k का वैल्यू क्या क्या हम लोग लेके चलेंगे इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, तो k इक्वल टू 1 2 3 अप टू 19 जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने गए, तो 1, ध्यान देना, 1 1 1 2 1 3 1 19, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने गए 19। अब अगर h का वैल्यू हमने 2 लिया, तो k का वैल्यू 1 2 3 अप टू 18 लेना पड़ेगा, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने गए हमारे पास 18, कैसे 2, 1 2, 2, 2, 3 अप टू 2, 18। तो उसी तरीके से h का वैल्यू अगर हमने 3 लिया, तो k का वैल्यू 1 2 3 अप टू कहां तक जाएगा 17, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 17। तो आप देख रहे होंगे ना कि एक एक का हमारे पास एक एक हमारे पास घटते जा रहा है, तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स और आप ऐड कर दो सारे को, 19 प्लस 18 प्लस 17 प्लस अप टू 3 प्लस 2 प्लस 1, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में एम से अरेंज कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 19। अब बताओ ये एपी में है? बिल्कुल है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फंडा लगा दो, या फिर सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फंडा लगा दो, n इंटू n प्लस 1/2, तो n का वैल्यू कितना हम लोग बोलेंगे 19 इंटू 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, बोले तो 19 इंटू 20/2, ये 10 से कट गया हमारे पास, तो बच गया हमारे पास 190, जो हमारे पास इसके पहले आंसर था। तो बस यहां पे ये याद रखना, ये स्टेटमेंट याद रखना कि h is less than 21, k is less than 21, तो बाय ज्योमेट्री एंड मैथमेटिकली दोनों को अगर एक साथ लेके चलेंगे ना, तो h प्लस k का वैल्यू लेस देन 21 ही होगा। ये स्टेप याद रखना, ये स्टेप याद रखोगे फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके का क्वेश्चन आप बना लोगे, मिलेगा तो आइए लेके चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ना सबसे पहले जो सबसे आसान ट्रायंगल होता है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को बिना डिस्कस किए हुए भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को भी बिना डिस्कस किए हुए आगे बढ़ सकते हैं फंडामेंटल में, क्योंकि मुझे पता है, आई मीन टू से उम्मीद रख सकता हूं मैं कि 9 10 सारे बच्चों का अच्छा होगा, बट फिर भी मैं मान कर चल रहा हूं कि किसी का भी हमारे पास 9th और 10th में तो अच्छे से पढ़े ही हो, बट किसी का भी 11th में फंडामेंटल वीक नहीं होना चाहिए, ये बात को मैं मानकर चल रहा हूं और इसी को मानते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। और मेरी चाहत ये है ना कि सारा टॉपिक को बिल्कुल बेसिकली बहुत अच्छे से लेकर चलो, आप किसी को भी अंडरस्टिमेट मत करो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को। अगर बाय द वे किसी बच्चों को अगर याद भी है सारे पॉइंट्स के बारे में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो उसका रिवीजन होते चला जाएगा। और वैसे भी किसी भी बच्चों को कहीं से भी कुछ भी मिले तो उससे सीखना जरूर चाहिए। हो सकता है कि वहां पर कुछ ऐसी बातें निकल के आ जाए जो आपके माइंड में पहले से कंफ्यूजन में थे और वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो आइए लेके चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में। सबसे इजी जो है, आई मीन सबसे पहले जो लेके चलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सबको पता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं वैसे ट्रायंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे जिसमें सारे साइड का लेंथ इक्वल हो। आई मीन टू से AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू C। सेकेंड बात कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। आप इक्वल टू 60 लिखो या 60 ना लिखो, यहां से अंडरस्टूड है कि तीनों एंगल जब इक्वल आपने कर दिया तो 60 होगा ही होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आइदर फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी एक कंडीशन दे दोगे, ट्रायंगल इक्विलैटरल हो जाएगा। बट मेरा यहां पे
एंगल के बारे में डिस्क्रिप्शन देना नहीं है, मेरा यहाँ पे साइड्स को रिलेट करना है। साइड्स को कोरिलेट करने का मतलब क्या सेंस को हुआ, साइड्स को कोरिलेट करने का यहाँ पे मेरा सेंस बस इतना ही है कि हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, बस डिस्टेंस फार्मूले का एप्लीकेशन पार्ट को अच्छे से लेकर चलना है कि डिस्टेंस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल को और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी बोलते हैं। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगुलर कहने का सेंस है एंगल के रेस्पेक्ट में, इक्वी एंगुलर मतलब सारा एंगल हमारे पास सेम हो, तो सारा एंगल एंगल ए एंगल बी एंगल सी वैसे भी सेम होता है, ठीक है ना। अब आइए लेके चलते हैं प्रॉब्लम में, आई मीन फर्स्ट कंडीशन को यूज कैसे करेंगे। तो आप बताओ ना, ए बी हमारे पास क्या है, ए और बी का बीच का डिस्टेंस, बी सी हमारे पास बी और सी का बीच का डिस्टेंस, सी हमारे पास सी और ए का बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जरा सोचो कि अगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए को अगर हम लोग प्रॉब्लम में यूज करना चाहे ना, तो बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन जो 9th-10th लेवल का क्वेश्चन बनेगा। अगर मैं ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को दे दूं और बोल दो प्रूफ करोगे तो हमारे पास तीनों वर्टिसेस के हेल्प से जो क्लोज फिगर है वो हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लोग बिल्कुल आसान है, दिखा देंगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। जैसे सपोज करो अगर हमने एक क्वेश्चन में आपके पास कुछ इस तरीके से दे दिया कि एक ट्रायंगल हमने ले लिया, वर्टेक्स ए बी और सी ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने माइनस ए जीरो, ये हमने ले लिया ए जीरो और ये हमने ले लिया 0,√3a और हमने बोल दिया प्रूव दैट ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle। तो इसमें तो सारे बच्चे प्रूफ कर लेंगे, क्यों? ए बी का लेंथ निकाल दो, बी सी का लेंथ निकाल दो, सी ए का लेंथ निकाल दो डिस्टेंस फार्मूला से और दिखा दो हमारे पास ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। इज इट क्लियर नॉट? तो ये यहाँ पे बिल्कुल जो सबसे छोटा क्वेश्चन है ना ट्रायंगल से लेकर इक्विलैटरल ट्रायंगल से लेकर आई मीन टू से इस डिस्टेंस फार्मूला को लेकर जो सबसे आसान क्वेश्चन यही बनेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम लोग इसको सोचने की कोशिश करें तो यहाँ पर जरा सोचो ना, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है, जरा सोचो कि ए बी इक्वल टू बी सी करेंगे एक इक्वेशन बनेगा, बी सी इक्वल टू सी ए करेंगे सेकंड इक्वेशन बनेगा और ए बी इक्वल टू सी ए करेंगे थर्ड इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि इसको ना जरा सोचो ना क्वेश्चन के तरीके से अगर हम लोग समझे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड को बोलना क्या चाह रहे हैं, तो जरा सोचो कि हमने आपके पास जस्ट लिसन टू मी तीनों ट्रायंगल का वर्टिसेस हमने दे दिया और बोल दिया प्रूफ करो ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो दिखा देंगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास दो वर्टेक्स दे और थर्ड वर्टेक्स को हमारे पास आई मीन टू से वेरिएबल कर दे, या बिल्कुल उससे भी थोड़ा आसान क्वेश्चन हमने दे दिया। मेरी बात को अच्छे से समझना बच्चों कि हमने दे दिया ए बी और सी ट्रायंगल हमने दे दिया इक्विलैटरल, कोऑर्डिनेट इसका दे दिया हमने 2,4, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया -2 -3,1 और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया α,2 और हमने ट्रायंगल इक्विलैटरल दे दिया, तो बता लगाओ अल्फा का वैल्यू क्या होगा। वेरिएबल एक वेरिएबल कहने का मतलब है एक ही इक्वेशन से हम लोग निपट जाएंगे, एक ही इक्वेशन से हम लोग के पास अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। जबकि अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस की बात करूं तो मेरे पास तीन इक्वेशन है, आई मीन टू से ए बी इक्वल टू बी सी सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, बी सी इक्वल टू सी ए सिंप्लीफाई करेंगे तो दूसरा इक्वेशन आएगा और ए बी इक्वल टू सी ए सिंप्लीफाई करेंगे तो तीसरा इक्वेशन आएगा। तो ये तीन इक्वेशन कहने का मतलब ये है ना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर 3 पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन भी अगर आप दोगे ना तो इस कॉन्सेप्ट से इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आप बना दोगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर एक ही है अल्फा, तो मैक्सिमम आपके पास 3 पैरामीटर जा सकता है, इट शुड बी रिमेंबर। इसको एक क्वेश्चन के तरीके से समझते हैं, ये क्वेश्चन तो सब लोग बना लोगे, सब लोग बना लीजिएगा। इससे मजेदार क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, ध्यान देना, लिसन टू मी। जैसे सपोज करो बेटा हमने क्वेश्चन में ये दे दिया कि f 0 0 a, 1 और 1, b are the vertices of an equilateral triangle, then find the possible values of, then find the a and b। अब ध्यान दो, यहाँ पे दो पैरामीटर यहाँ पे लग गया। मैंने क्या बोला, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे पास 3 पैरामीटर भी होगा ना तो भी हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा अगर मैं डिस्टेंस फार्मूले को यूज करूं तो देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे, बड़े आराम से क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ए बी सी हमने ले लिया 0 0, ये ले लिया a, 1 और ये लिया 1, b ले लिया, ठीक है। अब बताओ अकॉर्डिंग टू इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू हमारे पास सी होगा, तो आप पहले बताओ ए बी इक्वल टू अगर बी सी करते हैं यहाँ से स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर होगा। अब बताओ ए बी स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से हमारे पास क्या आएगा, a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से बी सी स्क्वायर बोलेंगे तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर जाएगा
देखो बच्चे, और 1 माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर के कारण हट जाएगा हमारा, इसके पास सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। अब बताओ ए स्क्वायर 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गया बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखो तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन में हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, नाउ ए बी इक्वल टू ए सी कर सकते हैं। अब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, कोई भी इक्वेशन को आई मीन टू से इक्वेट कर लो। तो अब बताओ ए बी इक्वल टू बी सी कहने का मतलब, ए बी इक्वल टू ए सी कहने का मतलब क्या हुआ कि हम स्क्वायरिंग कर दें, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का वैल्यू अभी हमने निकाला था ए स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ ए सी स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर, आई मीन टू से कि 1 प्लस बी स्क्वायर आएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखो यहां से ना एक गलती करने का चांस आपके पास होगा, अच्छे से ध्यान देना बच्चों। मैं देखो मेरा मेन इंटेंशन, मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे ये नहीं है ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं, मेरा मेन इंटेंशन यहाँ पे बताना ये है कि ट्रायंगल, आई मीन टू से इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड हमारे पास जो साइड्स को हमने इक्वेट करके जो हमने बताया कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है, वहां से हमारे पास तीन इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। आई मीन टू से कि मैक्सिमम 3 पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग एराइज कर सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का रेस्पेक्ट में। पैरामीटर की जब मैं बात बोल रहा हूं तो वर्टिसेस हमारे पास अननोन हो और उसमें मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स हो। इज इट क्लियर नॉट? राइट नाउ ओके, लेट मी कम टू द पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने बोला कि एक गलती करने का चांस यहाँ पे है कि जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हुआ ना, तो जनरली बच्चा यहाँ से ए इक्वल टू बी कर देगा, ये हमारे पास गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, तो जब भी ए और बी का वैल्यू निकलेगा तो दो निकलेगा, तो दो निकलने का मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 करो यहाँ से, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से ए इक्वल टू बी आएगा और एक बार ए इक्वल टू माइनस बी आएगा। अब ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दोनों को सॉल्व करते हुए ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बताओ फ्रॉम फर्स्ट, क्या फ्रॉम फर्स्ट, तो बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस ए के बदले ए इक्वल टू बी कर सकते हैं तो माइनस 2b कर ले प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 1 इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू क्वाड्रेटिक के हेल्प से निकाल सकते हो, 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर बोले तो हमारे पास 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना 2, तो यहां से हमारे पास b का वैल्यू निकल जाएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 बोले तो 12 का स्क्वायर रूट बोले तो 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, आई मीन टू से b इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3 आ गया। ठीक है, तो जब b का वैल्यू ये आ गया तो हमारे पास a का वैल्यू भी यही होगा क्योंकि a इक्वल टू b आपने पुट किया था, तो यहां से भी मैं बोलूंगा इक्वल टू a, तो a और b का दो वैल्यू आ गया 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 आ गया। लेकिन अभी मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि आपने a इक्वल टू b लिया। अब लेके चलते हैं a का वैल्यू माइनस b के बराबर होगा तो क्या होगा, लेट मी सी, जस्ट लिसन टू मी। अब बताओ नाउ फ्रॉम फर्स्ट लेके चलते हैं, क्या बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2 इंटू ए का बदले लेते हैं माइनस बी, तो माइनस बी लेते हैं तो ये माइनस बी हो गया और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है रियल के सेंस में। बी स्क्वायर का वैल्यू प्लस 1 में बी स्क्वायर में प्लस 1 ऐड कर दिया हमारे पास, तो ये वाला वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव का वैल्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, दैट्स द डिफरेंट थिंग कि यहां से हमारे पास b का वैल्यू नहीं निकला, आई मीन टू से a का वैल्यू भी नहीं निकला, बट हमारे पास a और b का वैल्यू तो एक बार ऑलरेडी निकल ही चुका है, तो फाइनली आंसर बोलेंगे a इक्वल टू b इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3। आई बात समझ में बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि हमारे पास कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैक्सिमम हमारे पास 3 पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। हमने एक पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन हमने होमवर्क में दे रखा है, 2 पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन हमने एक बार बता रखा है और एक क्वेश्चन और लिख लो आप लोग 2 पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन होमवर्क में। देखो बच्चों, हमने फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है ना कि 0 0 3 रूट 3 x, y आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने आंसर भी दे दिया x y इक्विवेलेंट टू 3 माइनस रूट 3 और 0 रूट 3। एक और क्वेश्चन हमने दे दिया है, आई मीन 9th के ज्योमेट्री से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो, और नहीं बनेगा तो मैं अगले क्लास में और बताऊंगा इसको प्रूफ कैसे किया जाए, और इनफैक्ट ये एरिया में भी प्रूविंग इसका मैं बताऊंगा आगे, आई मीन टू से फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री में ही, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही, कि प्रूफ दैट ऑल द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन नॉट बी रैशनल। इसको आप ना एज ए स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न कर सकते हो, एज ए स्टेटमेंट भी लर्न कर सकते हो कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का ना तीनों वर्टिसेस रैशनल कभी नहीं हो सकता है, नेवर। किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस कभी भी रैशनल नहीं हो सकता है, इसको एज अ कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लर्न कर सकते हो। अब बोलोगे एज ए कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लर्न करने से फायदा क्या होगा, तो बोलोगे बिल्कुल फायदा है। जैसे सपोज करो अगर मैं इसको एज ए कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लर्न करूँ ना, तो इस पे बेस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूं कि ध्यान देना, एक क्वेश्चन हमने दे दिया ए बी सी ट्रायंगल इक्विलैटरल, ठीक है,
वर्टेक्स दे दिया 1,2 और ये दे दिया -3,5। तो मेरे को सी का कोऑर्डिनेट x,y मैं बोल लूं देन xy इक्वल टू ए ऑप्शन में -2,7, बी ऑप्शन में 1/2 5/7, सी ऑप्शन में -3/9 और 1/5 और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। तो जरा सोचो, अगर मैं ये कॉन्सेप्ट को नहीं जानता हूं तब तो हमारी मजबूरी है x और y का वैल्यू निकालना डिस्टेंस फार्मूले को यूज करते हुए। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को जानता हूं मैं तो इतना पक्का है कि ये रैशनल हो गया, ये रैशनल हो गया, लेकिन x और y का वैल्यू कभी भी रैशनल नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो आप बताओ, ए ऑप्शन में हमारे पास रैशनल है, बी भी रैशनल है और सी भी रैशनल है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डी ही बचा। नन ऑफ दीज आंसर करेंगे बिना कैलकुलेशन किए हुए। तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को भी सीखना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन में आपके पास पक्का है, आपको पता भी होगा कि माइंड से ज्यादा ना पेन काम करता है कि नहीं। अगर क्वेश्चन इजी मिलता है ना तो यूं क्वेश्चन स्टूडेंट धड़ 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 बनाना स्टार्ट कर देता है, और बनाने के बाद उसके पास कोई भी आंसर आया, कुछ भी आंसर आया और किसी ने देख लिया कि आंसर ऑप्शन ए में मिला, तो आगे दिमाग काम करना भी बंद कर देता है। ये ऑप्शन को टिक करो और आगे निकलो। और पता चला कि बाद में अगर उसका सॉल्यूशन मिलाता है तो पता चला अरे यार ये तो मैंने गलत कर दिया यार, मिसकंसेप्शन के कारण ये गलत हो गया मेरा आंसर। तो बहुत ही बढ़िया से केयरफुल्ली बनाना है क्वेश्चन को, क्योंकि आईटी करने के लिए सारे सिलेबस पे बहुत तगड़े में कमांड करना जरूरी नहीं है। अगर आपकी तैयारी 70 to 80% भी बहुत बढ़िया से है, 70% कहने का मतलब ये हुआ कि मैं बता दे रहा हूं कि अगर वो 70% जो टॉपिक आपने कवर कर रखा है उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आया ना तो आपसे रुकना नहीं चाहिए, गारंटी। तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि आईटी आपको करने से कोई नहीं रोक सकता। इट शुड बी रिमेंबर, ये ध्यान देना, कुछ भी पढ़ो, जितना भी पढ़ो उसमें परफेक्शन आपका आना चाहिए कि उससे क्वेश्चन कैसा भी आए आपसे क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए, ये ध्यान देना है। आइए लेके चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल के बारे में हम लोग। तो ये सीखते जाना है, आप लोगों को याद रखना है कि किसी भी पॉइंट को अगर आप पढ़ते हो ना, किसी भी फॉर्मूले को अगर आप पढ़ते हो तो उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन पार्ट, उसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट में बात करते हैं सेकंड में आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में सबको पता है कि वैसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे जिसमें कोई दो साइड इक्वल लेंथ का हो। तो मैं मान लेता हूं ए बी और ए सी हमारे पास इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू ए सी। और आपके पास पता होना चाहिए, पता तो सबको ही होगा कि दो लेंथ अभी दो साइड इक्वल होता है तो उसका बेस पर का जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। तो इसको हमने θ1, इसको हमने θ2 कर दिया, तो θ1 इक्वल टू θ2। तो मैं आइदर फर्स्ट और सेकंड बोथ दोनों को देने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन दे दो किसी भी ट्रायंगल में तो हमारे पास आइसोसेलेस हो गया। ए बी इक्वल टू ए सी, कोई भी दो साइड का लेंथ अगर इक्वल दिखा दिया तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमारा मेन इंटेंशन है बताना ये ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें है, मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि ट्रायंगल का वर्टिसेस अगर मैं दे दूं और बोल दूं प्रूफ करने के लिए कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो बड़े आराम से प्रूफ कर देंगे ए बी इक्वल टू ए सी से, मतलब किसी दो साइड का लेंथ दिखा देंगे इक्वल है कि नहीं। या फिर हमारे पास अगर मैं इसको एज ए इक्वेशन के रूप में ट्रीट करूं तो यहां से मेरे पास एक ही इक्वेशन मिलेगा ए बी इक्वल टू ए सी। इट मींस ओनली दैट कि हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो बड़े आराम से बना देंगे। जैसे सपोज करो कि अगर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, ध्यान देना सारे लोग, कि हमने ए बी और सी दिया, ये दे दिया हमने -a,0, ये a,0 और ये दे दिया 0,b, और हमने बोल दिया प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बड़े आराम से प्रूफ कर दोगे। आपको यहां से फील भी कर रहे होंगे कि AB का जो लेंथ होगा वो AC के लेंथ के इक्वल होगा, निकाल सकते हैं लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दूं, फिर सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल 2, ये एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 में कुछ ऐसा मैं दे दूं, ध्यान देना बच्चों, ए बी सी, ये दे देता हूं मैं आपके पास -2,0 और ये देता हूं मैं 2,0, ठीक है, और ये मैं देता हूं 0,x। ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो पता लगाओ x का वैल्यू क्या होगा, बड़े आराम से निकाल लेंगे क्या, ए बी इक्वल टू ए सी की हेल्प से। ए बी इक्वल टू ए सी करेंगे तो फटाफट x का वैल्यू दे देगा। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं कि सर ए बी इक्वल टू ए सी करेंगे तो इक्वेशन एक है तो वेरिएबल एक ही का वैल्यू आप दे सकते हो निकालने के लिए। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि अगर दो वेरिएबल लगा देता है यहाँ पर x और y लगा देता तो नहीं बनता।
क्यों नहीं बनता? इक्वेशन एक और वेरिएबल दो। तो वेरिएबल दो कहने का मतलब क्या हुआ, वहां पर से फिर ऑब्जर्वेशन लेके चलना पड़ता। ऑब्जर्वेशन में एक्स और वाई के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स आपको हमारे पास क्वेश्चन में कुछ क्लू देना पड़ता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बढ़िया समझने की कोशिश करना कि AB इक्वल टू AC करेंगे तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास वर्टिसेस में से अगर मैं कोई एक वेरिएबल दे दूं, कोई एक में वेरी करवा दूं, किसी का x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट एक, तो बड़े आराम से उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन किसी एक वर्टेक्स का दोनों कोऑर्डिनेट वेरी करवा दूं, दोनों कोऑर्डिनेट में वेरिएबल लगा दूं मैं, दोनों कोऑर्डिनेट में पैरामीटर लगा दूं मैं, और वहां से बोलूं दोनों पैरामीटर का वैल्यू बताओ अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो क्या निकल पाएगा? तो नहीं, उस दोनों पैरामीटर में इक्वेशन डेवलप हो जाएगा बस। तो मैं बोलूं कि अगर ये क्वेश्चन को सही करना हो तो ये क्वेश्चन को एब्सर्ड से बचाना हो तो लोगों को एब्सर्ड से बचाना है तो आप बोल दो आपके पास जो हमारे पास वर्टिसेस के बारे में है, आप वर्टिसेस में ऑप्शन दे दो कि बताओ हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो वर्टिसेस मैं दे रहा हूं और बोल दो थर्ड वर्टिसेस के बारे में, थर्ड वर्टेक्स बताओ, इस चार में से चार ऑप्शन दे दिए, चार में से बताओ कौन होंगे। तब लोग बड़ा आसान है सर कि हमारे पास दो वर्टिसेस जो दिए हुए हैं, थर्ड वर्टेक्स को x, y मान लेंगे और कोई दो साइड को इक्वल करते हुए इक्वल करते हुए डिस्टेंस फार्मूला से x और y में रिलेशन डेवलप कर लेंगे, और जैसे रिलेशन आएगा तो देख लेंगे हमारे पास उस रिलेशन को कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा उसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब बोलना ये चाह रहा हूं कि हमारे पास कि यहाँ पर ध्यान देना कि AB इक्वल टू AC में हमारे पास एक ही इक्वेशन है, और अगर दो वेरिएबल दोगे ना तो उसके लिए ऑप्शन अगर आप दे दोगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, अगर ऑप्शन नहीं दोगे तो एब्सर्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर नॉट? आइए इस पे ही बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन वाले। देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन किसी जमाने में IIT में आया हुआ है, लॉन्ग एगो। जो बोलते हो गंदे शब्दों के अच्छे शब्दों में बोल दो कि हमारे पास B का वर्टेक्स दिया हुआ है, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट x, y, बोला गया बी द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन A में भी A का वैल्यू पता करना है। तो आप लेके चलो इसको, आप बताओ, ट्रायंगल हमने ले लिया ABC XY और B 1,3, C -2,7, ये B और AC को इक्वल कर दे रहा हूं मैं। तो देखो जरा हमारे पास AB इक्वल टू AC करता हूं मैं, तो यहां से स्क्वायरिंग करेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर आएगा। अब बताओ AB स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y, y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है ना। ये सारे को इस साइड लेके चले जाओ, तो बताओ 14y में इधर ले आएंगे, 14y माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 8y, ठीक है। 4x को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 6x, 9 + 1 10 और हमारे पास 4 + 49 हो गया 53 को इस साइड ले आएंगे तो -43 इक्वल टू 0 आ गया। अब जरा देखो सारे लोग, मेरे पास जो एक्स वाई में रिलेशन आ रहा है वो रिलेशन बहुत ही बढ़िया सा रिलेशन आया, 8y - 6x - 43 इक्वल टू 0। अब टारगेट हमारे पास क्या होगा, अगर ये ऑप्शंस हमारे पास नहीं दिए होते तो x और y का तो बहुत सारा वैल्यू होता, टू से इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होता, वो वैल्यू निकालते कैसे, नहीं निकल पाता। पक्की बात है, अगर ऑप्शन दिया हुआ नहीं होता तो, बट ऑप्शन देने का मतलब यही क्वेश्चन को एब्सर्डनेस से बचा लिया है ये, ठीक है ना। तो अब बारी बारी से हम लोग चेक कर लेते हैं, ध्यान देना हमारे पास अगर ए ऑप्शन में 1,6 को अगर हम लोग चेक करते हैं तो 8 × y के बदले 6 -6 × x के बदले 1 -43 देखते हैं 0 आता है या नहीं आता है, तो हो गया ये 48 - 6 -43 इक्वल टू 0, 48 - 6, तो 48 में से हमारे पास 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 42, तो 42 - 43 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 1 और 6 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ध्यान दे रहे हैं सारे लोग, चलिए ध्यान दीजिए, समझ नहीं गया सारे लोग, ध्यान देना सारे लोग। अब हम लोग लेते हैं बी ऑप्शन की बात करते हैं, क्या -1/2, 5, तो बताओ 8 × 5 -6 × -1/2 -43 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास कितना आ गया 40 - 3 और ये +3 आ गया ना, और प्लस -43, तो
तो बता दो 40 प्लस 3 43 माइनस 43 0 आ गया, सेटिस्फाई तो कर रहा है, आई मीन बी ऑप्शन तो होगा ही होगा। सी ऑप्शन की बात करते हैं 5/6, 6, तो देखो तुम्हारे पास 8 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 5/6 माइनस 43, देखते हैं जीरो आता है कि नहीं, ये और ये कैंसिल, तो ये 48 माइनस 5 माइनस 43 इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से सी ऑप्शन भी चला गया। डी ऑप्शन की बात करते हैं, देखो तो -7, 1/8 की बात करते हैं, पुट करते हैं हमारे पास, तो 8 इंटू 1/8 माइनस 6 इंटू -7 माइनस 43, देखते हैं जीरो आता है कि नहीं, ये कैंसिल होकर 1 और प्लस 42, देख लो क्लियर है सारे लोगों को, तो 1 प्लस 42 और माइनस 43, देख लो जीरो तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। इस तरीके से डी ऑप्शन भी सेटिस्फाई किया, तो हमारे पास बी, सी और डी तीनों ऑप्शन इसका हो गया आंसर। पता है आईटी इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं देगा, अगर आईटी पूछेगा तो, इनफैक्ट पूछा भी है आईटी इस क्वेश्चन को बहुत पहले, तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहेंगे ना तो कुछ इसी तरीके से ही बनाएंगे, मतलब फाइनली आंसर कुछ बी, सी और डी ही देंगे, बता रहा हूं मैं। बट आईआईटी क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन इजी ही पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट जरूर करेगा, सच दैट कि स्टूडेंट जल्दीबाजी करे और गलत आंसर निकाले और वो आंसर ऑप्शन में भी हो, और ऑप्शन में आया। लेकिन जरा सोचो, अच्छे से दिमाग लगाओ, यहां पे बढ़िया से दिमाग लगाना सारे लोग, कि आपके पास जो आपने वर्टिसेस लिया ए, बी और सी, जैसे ए का कोऑर्डिनेट एक्स को वाई, वाई जो दिया हुआ है ये 1,3 दिया हुआ है, ये -2,7 दिया हुआ है। आप एक बात बताओ कि बी और सी का मिड पॉइंट अगर मैं डी मान लूं, मिड पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि बी डी इक्वल टू डी सी, तो क्या मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो आप 10th में पढ़े भी होंगे कि x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो दोनों का बीच जो लाइन ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट हमारे पास अगर मैं डी मान लूं, तो डी का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो कि 1 माइनस 2 बाई 2 3 प्लस 7 बाई 2, आई मीन टू से कि हमारे पास आ जाएगा -1 बाई 2 और ये आ जाएगा कितना 5। देखो बच्चे -1 बाई 2 और 5 बी ऑप्शन, व्हाट डज इट मीन बाय दिस कि सर अगर बी ऑप्शन को ए बोलते हो, ए हमारे पास बी ऑप्शन हो सकता है, इसका मतलब है कि ए हमारे पास डी है, तो ए जब डी होगा तो ए बी सी क्या ट्रायंगल बनेगा क्या, वो तो एक ही लाइन पे लाई कर गया, वो तो कॉलिनियर हो गया। व्हाट डज इट मीन बाय दिस, जस्ट लिसन टू मी, इट मींस ओनली दैट, जस्ट लिसन कि हमारे पास -1 बाई 2 और 5 हमारे पास ए बी सी में ए का वर्टेक्स हो ही नहीं सकता है, ए का कोऑर्डिनेट हो ही नहीं सकता है। रीजन क्योंकि हमारे पास अगर ये हुआ तो बी और सी का वो मिड पॉइंट हो जाएगा, तो हमारे पास तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाएगा, सच दैट हमारे पास एबीसी ट्रायंगल होगा ही नहीं। इट मींस ओनली दैट कि आवर आंसर आर, आई मीन टू से सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन ओनली, बी नहीं होगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना, तो आईआईटी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा अगर छोटा छोटा क्वेश्चन पूछना चाहेगा वो तो। इसलिए कोई भी टॉपिक को ना नेग्लेक्ट मत करो कि ये टॉपिक बहुत इजी है, ये तो बस यूं ही बन जाएगा, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से चलो, ठीक है ना, क्लियर है ना सभी को, डाउट है? तो बच्चों ये ध्यान देना कि ऐसा मिस्टेक हम लोग ना करें जैसा मिस्टेक यहाँ पे करने का चांस आपके पास मिला। आई मीन टू से ये बात समझने की कोशिश करना कि जब हमारे पास पैरामीटर 2 है, जस्ट लिसन, और इक्वेशन हमारे पास 1 है, तो इतना तो पक्का है कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन तो चलेगा ही चलेगा, और ऑब्जर्वेशन फेल कर गया हमारे पास और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास है, तो ऑप्शन में कुछ देगा ही देगा, सब्जेक्ट की ऑप्शन को पुट करके चेक करो, और चेक करते समय थोड़ा प्रिकॉशन लेना, लाइक दिस वन जो हमने बता रखा है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस कर रखा था आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया था, उस इंफॉर्मेशन को प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे, आई मीन टू से कि हमारे पास मेनली हमारा टारगेट यहाँ पर था डिस्टेंस फार्मूले को ही बताना कि डिस्टेंस फार्मूले को इक्विलैटरल में कैसे यूज किए, डिस्टेंस फार्मूले को आइसोसेलेस में कैसे यूज किए, वैसे ही डिस्टेंस फार्मूले को अभी हम लोग लेकर चलेंगे आगे कि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले को और ट्रायंगल जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बचा हुआ है उसमें कैसे यूज करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में डिस्टेंस फार्मूले को कैसे यूज करेंगे। तो ये सारे को डिस्कस करने के लिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।